हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं पढ़ पाए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ उसको पढ़ लें। ओके, तो आज जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था शेप ऑफ सेल्स के बारे में। शेप ऑफ सेल्स में हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, जैसे WBC, RBC, मसल सेल्स एक्सेट्रा। ठीक, तो ये सब हमारा शेप ऑफ सेल्स में था। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है साइज ऑफ सेल। ओके, किसी सेल का साइज कितना बड़ा हो सकता है, कितना बड़ा होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा साइज ऑफ सेल्स। ओके, तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है साइज ऑफ सेल्स। इसमें हम लोग को ये देखना है कि किसी सेल का साइज कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा हो सकता है। हम लोग उसको देख सकते हैं या फिर नहीं देख सकते। तो जनरली इसमें हम लोग को ये पता चलेगा कि किसी सेल का साइज स्मॉलर यानी सबसे छोटा जो सेल होता है उसका साइज अप्रॉक्सीमेट हो सकता है 0.1 to 0.5 माइक्रोन। ओके, तो सबसे स्मॉलेस्ट ये साइज जो है हमारा, ये बैक्टीरिया का है। ओके, ये जो साइज है 0.1 to 0.5 माइक्रोन, ये बैक्टीरिया का साइज है। ओके, ये अभी तक का स्मॉलेस्ट नोन साइज है। ठीक, अभी तक हमने जितने भी सेल का साइज के बारे में पता लगाया उसमें ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल साइज है। तो ये इतना छोटा भी हो सकता है जिसको हम लोग नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। और ये एक ऑस्ट्रिच के एग के उतना बड़ा भी हो सकता है, जिसका लेंथ होता है 110 mm to 130 mm। ये हमारा है ऑस्ट्रिच का एग, ऑस्ट्रिच का एग। ओके, तो कोई सेल इतना छोटा भी हो सकता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें, कोई सेल इतना बड़ा भी हो सकता है जिसको हम नेट डायरेक्ट से देखें क्योंकि काफ़ी बड़ा हो। ओके, तो ये हमारा ऑस्ट्रिच का एग हो गया। ये भी यूनिसेलुलर ही है और ये भी हमारा यूनिसेलुलर ही होता है। ओके, अब हम लोग सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में जानेंगे कुछ। हाँ, और इसमें कुछ लास्ट ये हम बताना चाहेंगे कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि साइज ऑफ सेल से किसी ऑर्गेनिज्म पे कोई असर पड़े। जैसे हम एलिफेंट में देख सकते हैं कि उसमें काफ़ी बड़े बड़े सेल होंगे, और रैट में देखेंगे कि उसमें काफ़ी छोटे छोटे सेल होंगे। तो साइज ऑफ सेल की वजह से ऑर्गेनिजम्स के लाइफ प्रोसेसेस पे कोई असर नहीं पड़ता है। प्रोसेसेस वही होंगे, सेल साइज भले बड़ा भी हो या फिर छोटा भी हो। ओके, तो रैट में भी वही फंक्शन होगा जो कि एलिफेंट में हो रहा है। ये दोनों फंक्शन दोनों ऑर्गेनिजम्स में होंगे ही। जैसे एक नर्वस टिश्यू का ही हम लोग एग्जाम्पल, न्यूरॉन्स का हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो जो न्यूरॉन्स है वो एलिफेंट में भी मैसेज ट्रांसफर का ही काम करेंगे और एक रैट में भी मैसेज ट्रांसफर का ही काम करेंगे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो लेट्स स्टार्ट सेल स्ट्रक्चर एंड सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में हम लोग को क्या पढ़ना है कि ये जैसे कि हम लोग देख रहे हैं चैप्टर का ही नाम दिया हुआ है। तो हम स्टार्टिंग में इस टॉपिक में वैसे कुछ है नहीं, बस इस टॉपिक में यही है कि बताएगा कि बहुत सारे, हम स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता चुके हैं। इसमें बताएगा बहुत सारे सेल कंबाइन होके टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारा टिश्यू कंबाइन होके ऑर्गन बनाता है, और बहुत सारे ऑर्गन कंबाइन होके बॉडी ऑफ
ऑर्गेनिज्म बनाता है। इस टॉपिक में बस हमको इतना ही पढ़ना है कि जो बहुत सारे सेल हैं वो टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं। इसमें बस इतना ही हम लोग को पढ़ना और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पार्ट्स ऑफ सेल। अब हम इस टॉपिक में जानेंगे कि किसी सेल के कितने पार्ट्स होते हैं, कि सेल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक ही छोटा सा नहीं। ऑर्गेनल्स के बारे में हम स्टार्टिंग में ही आप लोग को बताए थे, तो इस टॉपिक में हम जनरली सेल ऑर्गेनल्स के बारे में ही जानेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ सेल। तो किसी सेल का जनरली जो बेसिक पार्ट्स होता है वो जनरली बेसिक पार्ट्स के बारे में हम बता रहे हैं। तो होता है फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होता है। सेकेंड होता है हमारा साइटोप्लाज्म, थर्ड होता है हमारा न्यूक्लियस। ओके, फर्स्ट होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड होता है हमारा साइटोप्लाज्म एंड थर्ड होता है हमारा न्यूक्लियस। ये हम लोग बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं। जैसे मान लो ये एक सेल है, ठीक, तो सेल में ये बाहर वाला सेल मेम्ब्रेन, फिर ये अंदर वाला साइटोप्लाज्म, फिर एक और कुछ होता है जिसको हम लोग यहाँ पे जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। तो अभी हम फिगर बना के बाद में समझाएंगे, पहले हम लोग पर्टिकुलरली इसको समझ लें। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ओके, तो हम देख रहे हैं फर्स्ट ये है, तो सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पार्ट्स ऑफ सेल। ओके, तो पार्ट्स ऑफ सेल में हमारा फर्स्ट है सेल, तो पार्ट्स ऑफ सेल में हमारा फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है ये एक सेल को दूसरे सेल से कंबाइन होने से रोकता है। जैसे हम एक फिगर बना के आप लोग को दिखा देते हैं। एक ये सेल मेम्ब्रेन है, एक ये है, ये फर्स्ट सेल हो गया, ये हो गया हमारा सेकेंड सेल। ओके, तो हम लोग देख रहे, और ये इसमें हो गया, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन, और इस सेल में ये हो गया हमारा सेल तो हम लोग देख रहे हैं इस सेल में, फर्स्ट सेल में ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेकंड सेल में ये सेल मेम्ब्रेन। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है वो सेकंड सेल से फर्स्ट सेल को कंबाइन होने से रोकता है। ओके, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक सेल को दूसरे सेल से कंबाइन होने में रोकता है। चलिए हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं डेफिनेशन। Cell membrane is outer part of a cell। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन है किसी सेल का आउटर मोस्ट पार्ट होता है। आउटर मोस्ट पार्ट मतलब क्या कि वो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है और वो किसी सेल को दूसरे सेल से अलग रखता है। ठीक, इट आउटर पार्ट ऑफ द सेल, हाँ, इट प्रोटेक्ट्स
one cell from आउटरमोस्ट टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, जो भी है उससे ये किसी सेल को प्रोटेक्ट करता है. तो इट प्रोटेक्ट्स वन सेल फ्रॉम टेम्परेचर, टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया, ओके एक्सेट्रा. ठीक, तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेल का एक सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है. ठीक, जो कि किसी सेल को, ठीक, बाहरी टेम्परेचर, मॉइस्चर, ईटीसी वगैरह से प्रोटेक्ट करता है. ठीक, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन इट इज लिख के बताते हैं, इट इज a porous part of ओके. जैसा कि हम लोग देख रहे हैं डेफिनेशन से ही, इट इज अ पोरस पार्ट ऑफ अ सेल. ठीक, तो जो भी सेल मेम्ब्रेन है वो किसी सेल में एक पोरस पार्ट का काम करता है, जो कि यूजफुल सब्सटेंस को ऑफ अ सेल, जो कि यूजफुल सब्सटेंस को इनवर्ड और आउटवर्ड होने में हेल्प करता है. तो लिख लिया जाए, विच हेल्प्स इन इनवर्ड एंड आउटवर्ड movement of useful substances. ठीक, अब हम लोग एक बार डेफिनेशन शुरू से देख लें. ये डेफिनेशन नहीं है, ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ पॉइंट्स है. ओके, तो हम लोग इस पॉइंट्स को शुरू से देख लें. अ सेल मेम्ब्रेन इज अ आउटर पार्ट ऑफ अ सेल. ठीक, तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसी सेल का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है. ठीक, इट प्रोटेक्ट्स वन सेल, एनी सेल, इट प्रोटेक्ट्स एनी सेल फ्रॉम टेम्परेचर, मॉइस्चर, ईटीसी. ओके, ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसी भी सेल को बाहरी टेम्परेचर, मॉइस्चर, जो भी बाहरी प्रोसेसेस है उससे बचाता है. मतलब ऐसा भी होता है ना कभी कभी कि जो हमारा सेल है वो अपने आप को बाहरी टेम्परेचर से बचा ना सके. ठीक, चाहे कभी कभी डायरेक्ट कांटेक्ट बाहरी टेम्परेचर से आने पे वो डेड हो जाता है. तो इससे हम लोग, तो सेल मेम्ब्रेन जो है सेल को इस चीज़ से बचाता है. ओके, इट इज़ अ पोरस पार्ट ऑफ a cell which helps in inward and outward movement of useful substances. ओके, तो ये अब ये लाइन क्या बता रहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक पोरस पार्ट है, किसी सेल का एक पोरस पार्ट है जो कि इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है. किसके इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट में? तो यूजफुल सब्सटेंसेस के इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट में ये हेल्प करता है. तो हमारे सेल मेम्ब्रेन में बस इतना ही है. अब हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे जो कि साइटोप्लाज्म है. Parts of cell, parts of cell में हो गया ये पार्ट 2. पार्ट 2 इज साइटोप्लाज्म. तो हमारा अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है. ठीक, इट इज a jelly like substance
न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक, अब जैसे हम डेफिनेशन से ही पता लगा रहे हैं कि जो ये साइटोप्लाज्म है ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ओके, जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। ठीक, तो सेल मेम्ब्रेन हम आपको बता ही दिए और न्यूक्लियस हम आपको नेक्स्ट में बताएंगे। ठीक, तो अभी बस इतना जानो कि जो साइटोप्लाज्म है वो सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड होता है और न्यूक्लियस के आउटसाइड होता है। ओके, इसमें हम फिगर बना दे रहे हैं। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म, ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन। ठीक, ये न्यूक्लियस हो गया छोटा वाला, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। बचा जो ये वाला पोर्शन, ये हमारा हो गया साइटोप्लाज्म। ओके, ये हमारा हो गया साइटोप्लाज्म। अब हमको इसी साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है। ठीक, और इस साइटोप्लाज्म में ही बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो लेट्स राइट, देयर आर मैनी सेल it is jelly-like substance between nucleus and cell membrane, or there are many cell organelles found in cytoplasm. तो मैक्सिमम जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो हमको साइटोप्लाज्म में ही मिलते हैं। ठीक, जैसे कि न्यूक्लियस तो अलग होता है, जैसे साइटोप्लाज्म में हम एक एग्जांपल देते हैं। साइटोप्लाज्म में हम लोग को वैक्यूल मिलता है, वैक्यूल, लाइसोसोम, लाइसोसोम, ओके, लाइसोसोम हो गया, फिर वैक्यूल हो गया, लाइसोसोम हो गया, मतलब ऐसे बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमको साइटोप्लाज्म के अंदर मिलती हैं। ठीक, और हाँ एक चीज़, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन को, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन को मिला के हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। एक सेकेंड, ठीक, हम आगे और बताएंगे। तो अभी इतना ही जानो कि साइटोप्लाज्म में हम लोग मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल्स जो होता है वो साइटोप्लाज्म में ही हम लोग को मिलता है। ओके, तो एक बार और देख लिया जाए क्या लिखे हैं हम। इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। ओके, यह एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। और साइटोप्लाज्म में हम लोग को बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स मिलते हैं। ठीक, अब सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे वैक्यूल हो गया, लाइसोसोम, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी आपको वो सीनियर क्लासेस में पढ़ना है। ठीक, तो अब चलिए नेक्स्ट हम लोग न्यूक्लियस पे चलते हैं। Third example is nucleus. Okay, और third example is nucleus. तो न्यूक्लियस हमारा क्या होता है कि न्यूक्लियस को हम लोग दूसरे वर्ड में ब्रेन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। ठीक, ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन
ऑफ द सेल। ठीक, हम लोग न्यूक्लियस को किसी भी सेल का ब्रेन भी कह सकते हैं। ओके, क्योंकि न्यूक्लियस ही वो सेल ऑर्गेनल है जो कि किसी सेल को चलाता है। ठीक, न्यूक्लियस एक तरह से न्यूक्लियस की ऑर्डर से हमारा सेल काम करता है। हम आप लोग को तो ये फर्स्ट वीडियो में ही बताए थे कि सेल जो भी काम करता है उसी के वजह से हमारे बॉडी में जो भी वर्क हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है, सेल के वजह से। ठीक, अब सेल में किसकी वजह से काम हो रहा है, तो वो हमारा है न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस वो ऑर्गेनल है, ठीक, जिसकी वजह से सेल में वर्क हो रहा है। इसीलिए हम लोग सेल को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। ओके, तो आइए इसके बारे में कुछ पता कर लिए हैं। It is situated between the सेल। ओके, जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो सेल के बीच में सिचुएटेड होता है। ओके, ये एक डार्क सब्सटेंस होता है, देखने में एकदम डार्क सा लगेगा किसी सेल के अंदर। ओके, लेकिन ये ब्रेन ऑफ द सेल होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर हम लोग क्या किया, हम लोग न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। ओके, तो वो कौन कौन से होते हैं थोड़ा हम लोग देख लिया जाए। सपोज ये हमारा हो गया सेल। ठीक, इट इज अ सेल। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन को हम जनरली सीएम भी लिख देंगे। और सेल मेम्ब्रेन, फिर ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, इसको हम लिख दिए न्यूक्लियस। ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। अब ये जो पोर्शन बचा, इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे कि ये ऐसा होता है। ठीक, जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। ओके, लिख लिया जाए। ओके, तो ये डार्क जो सब्सटेंस दिख रही है ये हो गया हमारा न्यूक्लियोलस। और ये हमारा हो गया न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम। ठीक, तो एक क्रोमोसोम भी लिख लिया जाए। ये हो गया हमारा क्रोमोसोम्स। ओके, और ये सब जो डॉट डॉट वाला पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, तो न्यूक्लियस पता चल गया। न्यूक्लियस किसको कहते हैं, ये होल जो बड़ा सा है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, इस पूरे को। ओके, और ये जो लंबा लंबा दिख रहा है इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। ये जो डार्क वाला पोर्शन है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है। और जो डॉट डॉट दिख रहा है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ओके, तब इसको इरेज करते हैं हम। तो अभी हम लोग आपको बताए कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, ये हम अभी आपको बताएं। तो अब कुछ उसके बारे में जानते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म अभी हम लोग पढ़े। प्लस सेल मेम्ब्रेन इन सबों को मिला के जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिला के हम लोग